हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में जो हमारा पहला चैप्टर था यानी वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो आज हम लोग इस चैप्टर से संबंधित आगे की परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे, क्योंकि इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने कुछ परिभाषाओं का अध्ययन किया था और आज की वीडियो में हम लोग आगे की परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज की परिभाषाएं क्या हैं। हमारी पहली परिभाषा है कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप का महत्व, यानी कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप का महत्व क्या होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिएगा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है। कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप से हमें निम्न महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो देखिएगा, आपको क्या लिखना है। दो बिंदु आवेश एक दूसरे पर बराबर बल परस्पर विपरीत दिशाओं में लगाते हैं। तो चलिए इस बात को हम लोग कैसे समझेंगे। देखिएगा, हमारे पास एक निकाय है जिसपे से हमने बेटा क्या किया है, इधर हमने Q1 आवेश ले लिया है और इस साइड हमने क्या किया, Q2 आवेश ले लिया है। और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमने क्या मान ली है, R मान ली है। ठीक है, आप हमारा इशारा समझिएगा। अब देखिएगा, अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब इधर Q1 और Q2 हैं तो इनकी प्रकृति जो है वो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, यानी कि मान लेते हैं इनकी प्रकृति है समान। और जब समान प्रकृति होगी तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षण का अनुभव करेंगे। तो Q1 के द्वारा यानी Q1 के द्वारा इस साइड यानी Q1 के द्वारा Q2 पर एक बल लगेगा जिसका नाम पड़ेगा क्या, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे F2 हमने कह दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कह दिया, F2 कह दिया। और Q2 के द्वारा Q1 की तरफ जो एक बल लगेगा वो कौन सा बल लगेगा, F1 लगेगा। मेरी बात को जरा अच्छे समझिए। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो Q1 आवेश के द्वारा Q2 की तरफ आपका F2 बल लगेगा। ठीक है, और Q2 के द्वारा Q1 पर आपका F1 बल लगेगा। अब देखिएगा, जब यहाँ पे Q2 के द्वारा जब F1 पर बल लगेगा तो यहाँ पे आवेश कितना है, Q2। तो यानी कहने का मतलब ये है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे इधर क्या हो गया, F12 हो गया। और Q1 के द्वारा जब आप Q2 आवेश पर बल लगाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, F21 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो F21 लिखा गया है साइड में, तो इसका मतलब यही होता है कि मतलब कि सीधी सी बात है कि जो दो बिंदु आवेश है वो एक दूसरे पर बराबर बल परस्पर विपरीत दिशाओं में लगाते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है F12 वेक्टर बराबर माइनस का F21 वेक्टर। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। आगे देखिएगा, अगला हमारा पॉइंट है अध्यारोपण का सिद्धांत। तो देखिए, जब कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना होता है तो उसमें से किसी एक आवेश पर कार्यरत परिणामी बल अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अब देखिएगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा इस बात को कैसे समझेंगे। हमारे पास एक निकाय है। देखिए, हमने एक निकाय ले लिया, इधर हमने Q1 आवेश ले लिया और इधर यहाँ पे Q आवेश ले लिया। देखिए, Q1 आवेश के द्वारा अगर हम Q पर अगर यहाँ पे देखिए Q1 आवेश के द्वारा यहाँ पे Q1 पर अगर हम बल लगाते हैं तो यहाँ पे बल कौन सा लगेगा, F1 लगेगा। अब देखिएगा, अब ये निकाय ये जो निकाय है वो ये अनेक आवेशों से मिलकर बना हो। जैसे कि इधर हमने मान लिया Q2। ठीक है, अब ये Q2 निकाय है, जैसे Q2 हो गया तो Q2 के द्वारा Q1 पे जो बल कार्य करेगा वो कौन सा होगा, F2 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है इधर आपका F1 इधर आपका F2 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा, अगर हम बात करें इधर हमने एक आवेश और मान लिया, भिन्न भिन्न आवेश मान लिए Q3, तो Q3 के द्वारा इधर आपका F3 बल लगेगा। यानी कि Q1 के द्वारा F1 बल लगा और यहाँ पे देखिए बेटा Q2 के द्वारा F2 बल लगा और Q3 के द्वारा आपका F1 बल लगा। देखिएगा, यहाँ पे देखिए Q1 के द्वारा F1 बल लगा और यहाँ पे देखिएगा Q3 के द्वारा क्या हुआ। देखिए यहाँ पे, यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ पे एक बिंदु था Q, तो यहाँ पे देखिएगा स्पष्ट लिखा हुआ है क्या, जब कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना होता है, यानी कि Q1 Q2 Q3 से, तो उसमें से किसी एक आवेश पर जो कार्यरत जो परिणामी बल होगा, यानी कि Q पर हमने बल F मान लिया, तो यहाँ पे
मतलब एक आवेश पर का जो परिणामी बल होगा वो अन्य आवेशों द्वारा यानी Q1 Q2 Q3 तो उस पर भी बल लगेगा, तो अलग अलग बलों के सदिश योग के क्या होगा, बराबर होगा। यानी F1 वेक्टर, यानी कि अगर आपसे हम बात करें, यानी कि यहाँ पे अगर बात करें तो F बराबर आपका होगा F1 वेक्टर और प्लस आपका होगा F2 वेक्टर और प्लस का आपका F3 वेक्टर होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फार्मूला नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में लिख दिया हुआ है, केवल परिभाषा के रूप में आप इससे याद कर लीजिएगा। जब कोई निकाय अनेक आवेशों से मिलकर बना होता है तो उसमें से किसी एक आवेश पर का जो परिणामी बल होता है अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। वैद्युत बल आप जानते हैं जिसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब होता है केवल यहाँ पे सदैव आकर्षण बल होता है। तो देखिएगा यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए हमें इन बलों की तुलना करनी है। दो आवेशित वस्तुओं के बीच वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल दोनों कार्य करते हैं। यानी कि हमारे पास कोई भी दो वस्तु होंगी तो इन दोनों के बीच में या तो आपका आकर्षण बल होगा, यानी या तो गुरुत्वाकर्षण बल होगा या तो वैद्युत बल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो आवेशित वस्तुओं के बीच वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल दोनों कार्य करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, और वो पहला पॉइंट है क्या, वो देखिएगा यहाँ पे यहाँ पे लिखिए F। ठीक है, यहाँ पे Fe लिखा हुआ है, Fe इलेक्ट्रिक फोर्स, Fe बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 बटे R स्क्वायर। R दूरी पर स्थित दो आवेशों के बीच वैद्युत बल का फार्मूला ये होता है, क्योंकि इसका अध्ययन हम लोगों ने पिछली वीडियो में किए थे। अब यहाँ पे स्मॉल r दूरी पर स्थित दो द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए बेटा, आवेशों के बीच वैद्युत बल, तो यहाँ पे देखिए फार्मूला हो गया F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और R दूरी पर स्थित दो द्रव्यमानों के बीच जो है गुरुत्वाकर्षण बल वो बेटा यहाँ पे Fg बराबर G M1, ठीक है, G इंटू M1 इंटू M2 बटे R स्क्वायर। इसे आपने फर्स्ट ईयर में शायद पढ़ा भी होगा, तो आप समझ गए होंगे गुरुत्वाकर्षण का फार्मूला ये हो गया और ये वैद्युत बल का फार्मूला ये हो गया। अब चलिए आगे हमने कुछ पॉइंट और लिखे हैं। इन दोनों बलों में निम्नलिखित अंतर है। देखिए क्या अंतर है, वैद्युत बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का हो सकता है, या तो वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा और या फिर वस्तुओं को दूर भगाएगा। प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है, जबकि देखिए स्पष्ट लिखा है, यानी वैद्युत बल में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है, और जबकि जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसमें सदैव क्या होता है बेटा, आकर्षण बल होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगला पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट है, वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। यानी जो वैद्युत बल जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। चलिए आगे, ये हमारे दो पॉइंट थे। हम लोगों ने वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में हम लोगों ने अंतर को समझा। अब चलिए हम लोग आगे क्या करते हैं, यहाँ पे अगली परिभाषा जो है वो है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र आप जानते हो कैसे आप समझेंगे, तो यहाँ पे पहले परिभाषा हम आपको समझा देते हैं। किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय, यानी वैद्युत आवेश, आवेश का मतलब ये हुआ कि वैद्युत आवेश का मतलब बेटा ये से क्यों है हमारे पास, तो ये एक आवेश, और आवेश समुदाय का मतलब यानी कि मतलब कहने का मतलब है दो या दो से अधिक आवेश, दो या दो से अधिक का मतलब होता है आवेश समुदाय। ठीक है, आप पॉइंटों को भी जानते रहें। यानी किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे उस आवेश अथवा आवेश समुदाय का वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। देखिए अगर हम बात करें, देखिएगा सिंपल सी बात है, जैसे कि हमारे पास एक आवेश यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो रहा है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो ये हमें तभी महसूस होगा कि जैसे कि हम यहाँ पे एक आवेश को हम क्या करेंगे, इसके पास लाएंगे, तो इसके पास लाएंगे तो अभी तो इसका इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे लाएंगे कुछ इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन बेटा जैसे ही हम इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर यानी पास में आवेश को लाएं, तो जो ये अन्य वाला आवेश है जो रखा हुआ है इसके चारों ओर, बीच वाला आवेश, ये या तो इस आवेश को या तो अपनी ओर आकर्षित करेगा और या तो अपनी ओर या तो प्रतिकर्षित करेगा, यानी दोनों में से कोई एक कंडीशन करेगा। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि या तो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण बल का अगर अनुभव करता है, कौन, आवेश, बल का अनुभव करेगा, यानी बल कौन सा होगा, वैद्युत बल होगा। तो अगर ऐसा सिस्टम बन रहा है तो उस आवेश अथवा आवेश समुदाय, समुदाय का मतलब दो या दो से अधिक आवेश,
का क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र कहते हैं, ये याद रखिएगा। सीधा सा एग्जाम्पल है बेटा, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक खूंटा है और इस खूंटे से आपका एक डॉग बंधा हुआ है और इससे दूर एक इंसान जो है वो खड़ा हुआ है। तो देखिएगा, ये इसके पास अगर यहाँ पे पहुँचेगा तब भी इसको जो है इससे कोई डर नहीं है, अगर ये यहाँ पे पहुँचेगा तब भी इसको कोई डर नहीं, लेकिन जैसे ही अगर ये यहाँ पे अगर पहुँचता है तो यहाँ पे देखिएगा जैसे पहुँचेगा तो जो डॉग होगा ये इसको जो है काट सकता है। ठीक है, तो ऐसा ही बिल्कुल आप थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो ऐसे ही इसको हम क्या बोलते हैं, ये वैद्युत क्षेत्र है। यानी कि हमने आपको जो एग्जाम्पल बताया है इसके बेस से हम वैद्युत क्षेत्र को आसानी से समझ सकते हैं। एक बार फिर से बता दें, वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश या तो आकर्षण या तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा उसे हम वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र कहते हैं। आगे देखिएगा, इंपॉर्टेंट परिभाषा है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने साइड में लिख के रखा हुआ भी है। लिखा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल अथवा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। यानी कहने का मतलब बेटा ये है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे कि अगर हम बात करें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो इसमें बेटा क्या है कि हमारे पास क्या है, कोई वैद्युत क्षेत्र है और किसी बिंदु पर एक आवेश मतलब परीक्षण आवेश यहाँ पे मान लिया गया, परीक्षण आवेश पर यानी कि शून्य आवेश यानी बहुत ही कम आवेश। तो यहाँ पे देखिएगा परीक्षण आवेश पर अन्य आवेश के द्वारा जो भी वैद्युत बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसके किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश रखा है, एक तो वो हो गया, तथा उस पर जो भी बल लगेगा उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है E/F/Q0। आप Q0 भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे इसके मात्रक की बात करते हैं तो F का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विमेय सूत्र की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे देखिएगा इसका फार्मूला होता है E/F/Q। तो यहाँ पे F है तो F का मतलब कि आपका क्या हो जाएगा, बल। बल की विमा जो होती है MLT-2 मैंने ऊपर लिखी है, और Q का मतलब होता है आवेश, और आवेश का मतलब होता है यानी कि Q बराबर हम IT लिख सकते हैं। ठीक है, I को हम A लिख सकते हैं और T को कैपिटल T लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हमने AT लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, AT लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस A को हम ऊपर ले जाएंगे और इस T को भी हम ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा बेटा आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा ML, तो यहाँ पे T की पावर कितना बनेगा, -3, और यहाँ पे A के ऊपर 1 मानेंगे तो आपका A की पावर -1 यानी MLT-3 A की पावर -1 आपका बनेगा। नोट में लिखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। याद रखिएगा, देखिए आपका बल जो है वो क्या है, आपका सदिश राशि है, आवेश क्या है आपका, ये अदिश राशि। जब भी सदिश को अगर हम अदिश से भाग करते हैं तो हमें सदिश ही प्राप्त होता है। ये हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक क्या है, सदिश राशि है। अब आगे बात करते हैं वैद्युत बल रेखाओं की। तो यहाँ पे देखिएगा वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाओं का मतलब है वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र, यानी कि निष्कोण वक्र यानी कोई ग्राफ। निष्कोण का मतलब टेढ़ा बेड़ा आपका कोई ग्राफ हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र जिस पर एक स्वतंत्र एवं पृथक्कृत एकांक धनावेश चलने को प्रेरित होता है, यानी एकांक धनावेश चलने को प्रेरित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखा कहते हैं। यहाँ पे वैद्युत बल रेखाओं से हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। जैसे हमारे पास ये ग्राफ है, ठीक, यहाँ पे भिन्न भिन्न पॉइंट हैं। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे Q1 आवेश है, यहाँ पे Q2 आवेश। तो यहाँ पे अगर हम बात करें यानी कि वैद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं होती हैं उन्हीं को हम वैद्युत बल रेखाएं मान के चलते हैं। जैसा कि आप आगे पढ़ेंगे जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे आगे के चैप्टरों में। तो यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे Q1 है, Q2 यहाँ पे, तो ये क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र को ही प्रदर्शित करता है। तो आप याद कर लीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक काल्पनिक यानी एक काल्पनिक पृष्ठ माना जाता है एवं निष्कोण वक्र या टेढ़ा बेड़ा हो सकता है, कोई रेखा खींची होगी। तो यहाँ पे एक स्वतंत्र एवं पृथक्कृत अलग अलग एकांक धनावेश चलने को प्रेरित होता है, चल रहा है आवेश,
प्रेरित होगा चलने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। आगे बेटा देखिएगा, वैद्युत बल रेखाओं के गुण यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज जान लेते हैं क्या है। वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। जिस प्रकार जो आपका चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो धन यानी कि N से S की ओर जाती हैं, यानी नॉर्थ से साउथ की ओर। इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे, बाकी आप उसी का बेस समझ सकते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है, देखिए आपको यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए यानी जो वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से, देखिए धन आवेश से चलकर और ये ऋण आवेश पर क्या होती है, समाप्त होती हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये धन आवेश से निकली और फिर ऋण आवेश पर क्या हो गई, समाप्त हो गई। ये पहला पॉइंट आपका हो गया। कोई भी दो बल रेखाएं आपस में नहीं काट सकती। सही भी बात है, कोई भी बल रेखाएं, कोई भी दो रेखाएं हों, जैसे कि आपकी चाहे जल की कोई भी जल बह रहा हो, वो एक दूसरे को काट नहीं सकता है, काटेगा नहीं, वो आपस में मिल जाएगा। ठीक है, तो फाल्ट हो जाएगा। तो यही यहाँ पे बताया गया कि कोई भी वैद्युत बल रेखाएं ने कोई भी बल रेखाएं आपस में नहीं काट सकती हैं। आगे देखिए, वैद्युत बल रेखाएं बंद तथा खुले दोनों प्रकार के वक्रों के रूप में होती हैं। ठीक है, या तो बंद होंगी या तो खुले, दोनों प्रकार के वक्रों के रूप में हो सकती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आप परेशान ना होइए बेटा, हम यहाँ पे हम आपको पेपर के पहले हम आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करवा देंगे। आज जो हम पढ़ा रहे हैं हम आपको शॉर्टकट में कोशिश करते हैं समझाने का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, आज की क्लास में हम लोगों ने कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप का महत्व समझा, अध्यारोपण का सिद्धांत सीखा और यहाँ पे वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना सीखा, वैद्युत क्षेत्र सीखा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा सीखी और वैद्युत बल रेखाएं और वैद्युत बल रेखाओं के गुण सीखा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम शिक्षा से संबंधित इस प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं। फिलहाल तो हम लोगों का क्लास 12 फिजिक्स का जो है सिलेबस चल रहा है, इसको जो हम कंप्लीट कर लेंगे तो आगे हम लोग अगले क्लास के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।